आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक बैंकर के दिमाग के अंदर। दिलचस्प। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक बैंक हमें और आपको मतलब अपने ग्राहकों को देखता है तो उसे असल में क्या नजर आता है। क्या हम सिर्फ एक अकाउंट नंबर है या उससे कहीं ज्यादा? हमारे पास रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट पर जो जानकारी है वो हमें इस सीक्रेट दुनिया की एक कमाल की झलक देगी। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिटेल बैंकिंग देखा जाए तो हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे साथ है। हर मोड़ पर, सही कहा। पहली सैलरी से लेकर पहली गाड़ी, पहला घर और रिटायरमेंट तक। ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये इंसानी जरूरतों को समझने और उन्हें प्रोडक्ट्स में बदलने का एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम है। आज हम इसी सिस्टम की परतें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। जब हम रिटेल बैंकिंग कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या ये बस आम लोगों का बैंक है? एक तरह से हाँ। इसका सीधा मतलब है आम व्यक्तियों या उनके समूहों के साथ बैंकिंग करना, न कि बड़ी बड़ी कंपनियों या कॉर्पोरेशंस के साथ। अच्छा। ग्राहक कौन है? हम और आप। नौकरी पेशा लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले, एनआरआई, हिंदू अविभाजित परिवार यानी एचयूएफ, ट्रस्ट, ये सब इसके दायरे में आते हैं। ठीक है। लेकिन असली फर्क ग्राहक में नहीं बल्कि बैंकिंग के तरीके में है। बैंकिंग के तरीके में मतलब? देखिए, जब कोई बैंक एक बड़ी कंपनी को हजारों करोड़ का लोन देता है तो वो उस एक डील पर महीनों तक रिसर्च करता है। हाँ, जाहिर है। लेकिन रिटेल बैंकिंग में ऐसा नहीं हो सकता। ये वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है। यहाँ लाखों ग्राहक होते हैं और हर किसी का लोन अमाउंट छोटा होता है। इसलिए सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बैंक कितने ज्यादा ग्राहकों को तेजी से और कुशलता से सेवा दे पाता है। अच्छा, तो वो हर किसी की कुंडली लेके नहीं बैठ सकते? तो फिर वो ये रिस्क कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, यहीं पर वो सिस्टम काम आता है। वो एक स्कोर कार्ड आधारित मूल्यांकन का इस्तेमाल करते हैं। स्कोर कार्ड? हाँ, ये एक तरह की चेकलिस्ट है जिसमें पहले से तय नियम होते हैं। आपकी उम्र कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। अगर आप उस स्कोर कार्ड के ज्यादातर बॉक्स टिक कर देते हैं तो लोन मिलने की प्रक्रिया काफी हद तक ऑटोमेटिक हो जाती है। मतलब एक फैक्ट्री की तरह। बिल्कुल, जो हर ग्राहक को एक मानकीकृत प्रक्रिया से गुजारती है। ये दिलचस्प है। तो चलिए बैंक के औजारों की बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, लायबिलिटी और एसेट। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात छुपी है। जो पैसा हम बैंक में रखते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट या एफडी में, उसे बैंक लायबिलिटी यानी एक देनदारी या बोझ मानता है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि हमारा पैसा बैंक के लिए बोझ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सच है क्योंकि वो पैसा बैंक का नहीं है, आपका है। बैंक पर वो पैसा आपको ब्याज के साथ लौटाने की जिम्मेदारी है, इसीलिए ये उसकी लायबिलिटी है। तो फिर बैंक के लिए एसेट यानी संपत्ति क्या है? वो लोन जो बैंक आपको देता है, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, ये बैंक के लिए संपत्ति हैं क्योंकि इन पर वो आपसे ब्याज कमाता है। यही उसकी असली कमाई का जरिया है। मतलब एक ही ग्राहक? हाँ, एक ही ग्राहक बैंक के लिए लायबिलिटी भी है और एसेट भी। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो मेरे पैसे बैंक के लिए बोझ हैं और उनका लोन उनकी संपत्ति। अच्छा, और फिर एक तीसरी कैटेगरी भी है, अन्य सेवाएं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ये सब कहाँ फिट होते हैं? ये सब उस अनुभव को पूरा करने वाली चीजें हैं। ये एक गोंद की तरह हैं जो ग्राहक को बैंक से जोड़े रखती हैं। सही। आजकल तो बैंक बीमा पॉलिसी से लेकर म्यूचुअल फंड और सोने के सिक्के तक बेचते हैं। मकसद यह है कि ग्राहक को किसी भी वित्तीय जरूरत के लिए बैंक के इकोसिस्टम से बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब हमें लोन यानी बैंक के एक एसेट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो वो हमें मिलता कैसे है? उस बंद दरवाजे के पीछे क्या होता है? उस दरवाजे के पीछे एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया होती है जिसकी शुरुआत होती है केवाईसी से, नो योर कस्टमर। हाँ, केवाईसी तो अब हर जगह है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक को यह जानना जरूरी है कि आप कौन हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वो असली खेल है। उसे कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस सुनने में भारी शब्द लगता है। इसे आप बैंक की जासूसी भी कह सकती हैं। वो आपकी पूरी कुंडली खंगालते हैं। जासूसी मतलब क्या क्या चेक करते हैं? सब कुछ। पहले तो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार और पैन कार्ड असली हैं या नहीं। फिर वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपका पैन नंबर डालकर चेक करेंगे। अच्छा, ताकि पता चले कि आप टैक्स भरते भी हैं या नहीं। एग्जैक्टली। फिर आती है सबसे जरूरी चीज, आपकी कमाई का सबूत। सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, सब कुछ बहुत ध्यान से देखा जाता है। और सिबिल स्कोर भी। हाँ,
और साथ ही आपका सिबिल स्कोर निकालकर ये भी देखते हैं कि आपने पहले कभी कोई लोन चुकाने में गड़बड़ तो नहीं की, आपका वित्तीय चरित्र कैसा है। बाप रे, स्रोत में तो ये भी लिखा है कि बैंक वाले घर पर भी आ जाते हैं। बिल्कुल आते हैं। इसे रेजिडेंस वेरिफिकेशन कहते हैं। अच्छा। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि आपने जो पता दिया है आप वाकई वही रहते हैं या वो किसी पान की दुकान का एड्रेस तो नहीं है। सही। उनके लिए हर लोन एक रिस्क है और वो उस रिस्क को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि वो आपके ऑफिस और घर के लैंडलाइन पर फोन करके भी वेरीफाई करते हैं। और अगर होम लोन जैसा बड़ा लोन हो तो तब तो और भी। तब तो प्रक्रिया और भी गहरी हो जाती है। बैंक एक एक्सपर्ट को भेजकर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाएगा ताकि ये पता चले कि जिस घर के लिए आप लोन ले रहे हैं उसकी कीमत उतनी है भी या नहीं। फिर एक वकील प्रॉपर्टी के सारे कागजात चेक करेगा कि कहीं कोई कानूनी पेच तो नहीं है। स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि बैंक को अपने एजेंटों पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हर चीज को डबल चेक करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं इस सारी जासूसी में पास हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल, मुझे लोन मिलेगा कितना? स्रोत में कुछ आंकड़े दिए हैं। पर्सनल लोन महीने की कमाई का 12 गुना, कार लोन साल की कमाई का 4 गुना और होम लोन महीने की कमाई का 48 से 60 गुना तक। हाँ, ये सामान्य गाइडलाइंस हैं। एक मिनट, होम लोन के लिए महीने की कमाई का 60 गुना तक, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। मतलब अगर कोई 50,000 रुपए महीना कमाता है तो उसे 30 लाख का लोन मिल सकता है। मिल सकता है। बैंक को ये भरोसा कैसे होता है कि वो इंसान ये चुका पाएगा और सड़क पर नहीं आ जाएगा? बढ़िया सवाल है। और यहीं पर बैंक का सबसे जरूरी सीक्रेट फॉर्मूला काम आता है, जिसे वो कहते हैं FOIR, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो। FOIR, ये क्या चीज है? ये एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल कैलकुलेशन है। बैंक आपकी महीने की कुल कमाई लेता है और उसमें से आपके सारे मौजूदा खर्चे घटा देता है। मौजूदा खर्चे मतलब? जैसे कोई पुराना लोन चल रहा हो, उसकी EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, इन सब फिक्स्ड खर्चों को आपकी कमाई के अनुपात में देखा जाता है। तो वो ये देखते हैं कि मेरे पास असल में महीने के आखिर में बचता कितना है। बिल्कुल वही। बैंक ये सुनिश्चित करना चाहता है कि नए लोन की EMI चुकाने के बाद भी आपके पास घर चलाने के लिए कम से कम 40-50% सैलरी बची रहे। इसे नेट टेक होम कहते हैं। अच्छा। FOIR का मकसद आपको हद से ज्यादा उधार लेने से रोकना है और बैंक को ये सुनिश्चित करना है कि उसका पैसा डूबेगा नहीं। यही वो गणित है जो तय करता है कि 50,000 कमाने वाले को 30 लाख का लोन देना सुरक्षित है या नहीं। कमाल है। तो अब तक हमने प्रोडक्ट्स और प्रक्रिया को समझा, लेकिन स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है। ग्राहक एक रिटेल बैंक की प्रमुख विशेषताएं हैं और हर ग्राहक की जरूरतें अलग होती हैं। यहीं पर ग्राहक सेगमेंटेशन यानी ग्राहकों को बांटने का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, और ये इस पूरी मशीनरी का दिल है। बैंक हमें और आपको एक जैसे नहीं देखता, वो हमें हमारी कमाई के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटता है। स्रोत में एक टेबल भी दी गई है, मास मार्केट, मास अफ्लुएंट, सुपर अफ्लुएंट। ये सब क्या है? ये आय के आधार पर बने क्लब हैं। मोटे तौर पर अगर आपकी सालाना आय 2 लाख से 10 लाख के बीच है तो आप मास मार्केट में हैं। ठीक है। 10 लाख से 50 लाख तक आप मास अफ्लुएंट हैं। 50 लाख से 4 करोड़ तक सुपर एफ्लुएंट और इसके ऊपर H&W यानी हाई नेटवर्थ लोगों की दुनिया शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरी सालाना कमाई 9 लाख है और मेरे दोस्त की 11 लाख, तो बैंक हमें 2 अलग-अलग यूनिवर्स में देख रहा है। बिल्कुल। क्या इसका मतलब है कि उसे बेहतर सर्विस या अलग तरह के ऑफर्स मिलेंगे? आपने नब्ज पकड़ ली। यही इस सिस्टम का कोर है। 10 लाख की वो लाइन मास मार्केट को मास एफ्लुएंट से अलग करती है। अच्छा। आपके दोस्त को शायद एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करने की बात शुरू हो जाएगी। उसे प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफर्स ज्यादा मिलेंगे और निवेश के लिए अलग प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे। मतलब ये सिर्फ आय का नंबर नहीं है। नहीं, ये ग्राहक के साथ रिश्ते की पूरी स्ट्रैटेजी बदल देता है। पर क्या ये हमेशा काम करता है? क्या सिर्फ कमाई के आधार पर किसी को बांट देना थोड़ा सिंपलिस्टिक नहीं है? हो सकता है कोई कम कमाता हो पर उसकी बचत की आदतें बहुत अच्छी हों, या कोई ज्यादा कमाता हो पर बहुत खर्चीला हो। हाँ, क्या बैंक इस चीज को नजरअंदाज कर देता है? ये एक बहुत वैलिड आलोचना है। शुरुआती स्तर पर आय सबसे आसान फिल्टर है, लेकिन एक बार जब ग्राहक बैंक के साथ रिश्ता बना लेता है तब बैंक उसके खर्च करने के पैटर्न, बचत, निवेश और अन्य व्यवहारों को भी ट्रैक करता है। लेकिन दरवाजे पर पहली छटनी आय के आधार पर ही होती है। ये बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात स्रोत में है वो ये कि इस पूरी बैंकिंग की अवधारणा को
मनोविज्ञान के एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत से जोड़ा गया है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। हाँ, जरूरतों का पिरामिड। और ये कनेक्शन बैंकिंग को सिर्फ नंबरों के खेल से उठाकर इंसानी मनोविज्ञान के स्तर पर ले जाता है। मैस्लो ने कहा था कि इंसान की जरूरतें एक पिरामिड की तरह होती हैं। सबसे नीचे होती हैं बुनियादी शारीरिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान। फिर आती है सुरक्षा की जरूरत, फिर सामाजिक जरूरतें, फिर सम्मान और आखिर में आत्म साक्षात्कार। और बैंक इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? स्रोत का तर्क है कि हमारी वित्तीय जरूरतें भी इसी पिरामिड का आईना है। जब कोई व्यक्ति अपना पहला बेसिक सेविंग्स अकाउंट खुलवाता है तो वो अपनी सबसे बुनियादी जरूरत पूरी कर रहा है, अपनी कमाई को सुरक्षित रखने की जगह। बिल्कुल, ये पिरामिड का सबसे निचला स्तर है। अच्छा, और फिर? जब वो व्यक्ति घर खरीदने के लिए होम लोन लेता है तो वो सुरक्षा की जरूरत पूरी कर रहा है, अपने परिवार के लिए एक छत। ठीक है। जब वो क्रेडिट कार्ड से परिवार के साथ छुट्टियों पर जाता है तो वो सामाजिक जरूरतें और अपनेपन की भावना को पूरा कर रहा है। और पिरामिड के ऊपरी हिस्से का क्या? सम्मान और आत्म साक्षात्कार? यहाँ वेल्थ मैनेजमेंट और प्राइवेट बैंकिंग काम आते हैं। जब आप एक खास स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपको एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जो एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस देता है। ये सम्मान की जरूरत को पूरा करता है। जब बैंक आपको अपनी संपत्ति को मैनेज करने और चैरिटी के लिए सलाह देता है तो वो आत्म साक्षात्कार की जरूरत को छू रहा होता है, जहां आप समाज को कुछ वापस देना चाहते हैं। तो इसका मतलब बैंक सिर्फ लोन और एफडी नहीं बेच रहा, वो हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरतों के लिए समाधान बेच रहा है। स्रोत तो यही कहता है। उसके अनुसार ग्राहक को पूर्ण संतुष्टि तभी मिलती है जब बैंक का प्रोडक्ट उसकी जरूरत के पिरामिड के स्तर से बिल्कुल मेल खाता हो। एक परफेक्ट मैच। हाँ, लक्ष्य बैंक के उत्पादों और ग्राहक की जरूरतों के बीच एक परफेक्ट मैच बनाना है। यही ग्राहक सेगमेंटेशन और प्रोडक्ट डिजाइन का अंतिम उद्देश्य है। सही समय पर सही व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार सही वित्तीय समाधान देना। कि आपका बैंक आपके बारे में क्या कुछ जानता है, शायद वो बातें भी जो आप खुद नहीं जानते। हाँ, और ये सिर्फ विज्ञापन या मार्केटिंग तक ही सीमित नहीं है। इन स्रोतों को देखकर तो ऐसा लगता है कि बैंकिंग उत्पादों की पूरी संरचना ही हमारी बुनियादी मानवीय इच्छाओं और जरूरतों के इर्द गिर्द बुनी गई है। और इसी की पड़ताल करना आज हमारा मिशन है। हम मशहूर मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स यानी जरूरतों के पिरामिड से शुरुआत करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण से सेविंग्स अकाउंट से लेकर एक कॉम्प्लेक्स रिटायरमेंट प्लान तक सब कुछ हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरतों के खांचे में फिट बैठता है। तो चलिए इस पूरी बनावट को परत दर परत खोल कर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैस्लो का सिद्धांत। इसका मूल विचार तो ज्यादातर लोगों को पता ही है कि इंसान कुछ जरूरतों से प्रेरित होता है और ये जरूरतें एक क्रम में आती हैं। सही बात है। जैसे ही एक स्तर की जरूरत पूरी होती है हम अगले स्तर की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, ये एक 5 स्तरीय पिरामिड है। सबसे नीचे है शारीरिक जरूरतें, जैसे हवा, पानी, भोजन। बिल्कुल, हवा, पानी, भोजन, नींद। उसके ठीक ऊपर सुरक्षा की जरूरतें, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा। फिर आती हैं सामाजिक जरूरतें, मतलब प्यार, अपनापन, समाज का हिस्सा होना। अच्छा। चौथे स्तर पर है सम्मान की जरूरतें, आत्मसम्मान और दूसरों से मिलने वाला सम्मान। और शिखर पर है आत्म वास्तविकीकरण, यानी अपनी पूरी क्षमता को पाना। हाँ, वो इंसान बनना जो आप असल में बन सकते हैं। और इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये है कि जो जरूरत पूरी नहीं होती वही हमारे व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अब सवाल ये है कि इस मनोवैज्ञानिक पिरामिड का एक बैंक से क्या लेना देना है। यहीं पर सारी बात दिलचस्प हो जाती है। बैंक सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं करते, वो समाधान बेचते हैं। हाँ बिल्कुल, वे हर स्तर पर इन जरूरतों को पूरा करने वाले समाधान बेचते हैं। चलिए पिरामिड के सबसे निचले स्तर यानी शारीरिक जरूरतों से शुरू करते हैं। ठीक है। इसके लिए बैंकिंग उत्पाद हैं कोर सेविंग्स अकाउंट्स और पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये तो समझ आता है। ये किसी भी वित्तीय जीवन की सबसे बुनियादी ईंटें हैं। पैसा रखने के लिए एक सुरक्षित जगह और किसी अनहोनी की स्थिति में एक बेसिक सुरक्षा कवच। सही। ठीक कहा। ये वित्तीय सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। अब एक बार ये जरूरत पूरी हो गई तो इंसान तुरंत अगले स्तर के बारे में सोचता है, सुरक्षा की जरूरतें। मतलब अब बात सिर्फ आज की नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने की है। बिल्कुल। और इसके लिए स्रोत हाउसिंग लोन्स, फिक्स्ड डिपॉजिट और लाइफ इंश्योरेंस जैसे उत्पादों को सामने रखते हैं। एक घर जो स्थिरता देता है, एक एफडी जो भविष्य की गारंटी देती है और जीवन बीमा जो परिवार को सुरक्षित रखता है। हाँ, ये सभी उत्पाद भविष्य की अनिश्चितता के डर को कम करते हैं। असल में
जब कोई बैंक आपको होम लोन बेच रहा होता है तो वो सिर्फ ईंट और गारे का कर्ज नहीं दे रहा होता, वो आपको एक एहसास बेच रहा है। वो आपको स्थिरता और मन की शांति का एहसास बेच रहा होता है। ठीक है, तो बैंक ने मुझे घर और बीमा देकर सुरक्षित महसूस करा दिया, लेकिन इंसान सिर्फ सुरक्षा से तो नहीं जीता, उसे समाज भी चाहिए। यहाँ बैंकिंग की क्या भूमिका है? ये सामाजिक जरूरतों वाला हिस्सा थोड़ा पेचीदा लगता है ना? पहली नजर में लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा है। इस श्रेणी में आते हैं कंज्यूमर लोन्स, पर्सनल लोन्स, होम लोन्स और कार लोन्स। कार लोन्स। हाँ, अब सोचिए, क्या कोई सच में सामाजिक जुड़ाव के लिए कार लोन लेता है या उसे बस ऑफिस आने जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए? हाँ, यही मेरा सवाल है। ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर सोचना नहीं है? नहीं, अगर आप इसके मनोविज्ञान को समझें, एक कार सिर्फ एक वाहन नहीं है। अच्छा। वो आपको एक खास सामाजिक दायरे का हिस्सा बनाती है। ये परिवार को छुट्टियों पर ले जाने का एक साधन है, ये आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच आपके जीवन स्तर का प्रतीक है। ये सब सामाजिक जुड़ाव और अपनेपन की भावना को ही तो पूरा करते हैं। और इन दस्तावेजों में एक और दिलचस्प बात है, डॉक्टरों और वकीलों जैसे पेशेवरों के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट लोन। हाँ, और ये बहुत सटीक उदाहरण है। ये लोन सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, ये किसी पेशेवर को अपने समुदाय में अपनी जगह बनाने में, अपनी स्किल्स को बेहतर करने और अपने साथियों के बीच सम्मान पाने में मदद करता है। तो ये अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है? बिल्कुल। समझ गया। तो ये सिर्फ लेन देन नहीं बल्कि समाज में अपनी पहचान बनाने का एक जरिया है। अब पिरामिड में और ऊपर चलते हैं। जी। सम्मान की जरूरत है। जी। ये सामाजिक जरूरतों से कैसे अलग है? उस समाज में एक खास मुकाम हासिल करने का है। यहाँ बात सफलता, उपलब्धि और सम्मान की भावना महसूस करने की है। और इसके लिए कौन से उत्पाद हैं? इसीलिए यहाँ सेकंड हाउसिंग लोन या होम इम्प्रूवमेंट लोन जैसे उत्पाद आते हैं। पहला घर सुरक्षा की जरूरत थी, लेकिन दूसरा घर या घर को बेहतर बनाना, वो स्टेटस और उपलब्धि का प्रतीक है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और निवेश के लिहाज से यहाँ कुछ जटिल नाम दिखाई देते हैं, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, मतलब SIPs और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ULIPs। बिल्कुल, ये परिष्कृत निवेश उत्पाद है। SIP यानी हर महीने एक निश्चित रकम का निवेश, यह वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। और ULIPs जैसे प्रोडक्ट्स जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का मिश्रण है। हाँ, इन्हें चुनना सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये दिखाता है कि आप वित्तीय मामलों के जानकार हैं, आप स्मार्ट निर्णय ले सकते हैं। अच्छा। ये भावना सीधे तौर पर आत्मसम्मान और दूसरों से मिलने वाले सम्मान से जुड़ती है। तो जब कोई वेल्थ मैनेजर आपको एक कॉम्प्लेक्स म्यूचुअल फंड स्कीम समझा रहा होता है, तो वो असल में आपको ये महसूस करने में मदद कर रहा है कि आप अपने वित्तीय भविष्य के नियंत्रण में हैं, और ये एक शक्तिशाली एहसास है। बिल्कुल सही। अब आते हैं पिरामिड के शिखर पर, आत्मवास्तविकीकरण। हाँ, मुझे लगा था कि यहाँ कुछ बेहद लग्जरियस या जटिल निवेश उत्पाद होंगे, लेकिन यहाँ रिटायरमेंट सॉल्यूशंस और पेंशनर्स लोन्स का जिक्र है। ये तो सुरक्षा की जरूरत जैसा लगता है। सही सवाल है। ये आत्मवास्तविकरण से कैसे जुड़ा है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब बैंकिंग के मनोविज्ञान के दिल में है। रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा तो चाहिए, लेकिन वो सिर्फ आधार है। आत्मवास्तविकीकरण का मतलब है अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना। रिटायरमेंट का समय जीवन का वो चरण है जब आप उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आप जिम्मेदारियों के कारण नहीं कर पाए। जैसे कोई किताब लिखना, दुनिया घूमना या कोई नया हुनर सीखना। ठीक यही। तो जब एक बैंक आपको रिटायरमेंट प्लान बेचता है तो वो सिर्फ बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा नहीं बेच रहा होता, वो कुछ और बेच रहा है। वो आपको आपके सपनों को जीने की आजादी बेच रहा होता है। वो आपको वो पेंटर, लेखक या यात्री बनने की क्षमता बेच रहा होता है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। वाह। ये मैस्लो के आत्मवास्तवीकरण के विचार का सबसे ठोस वित्तीय रूप है। ये वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है। तो उत्पादों की मैपिंग तो बहुत साफ हो गई, लेकिन सही उत्पाद होना ही सब कुछ नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राहक के अनुभव का क्या? इन दस्तावेजों में सेवा की गुणवत्ता पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि गलत सेवा एक बेहतरीन उत्पाद को भी बेकार कर सकती है। यहाँ एक सीधा सा समीकरण है, ग्राहक खुश है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी उम्मीदें क्या थी और उसे मिला क्या। अच्छा। अगर सेवा उम्मीद से बेहतर है तो उसे कस्टमर डिलाइट कहते हैं, अगर बराबर है तो सैटिस्फैक्शन, और अगर कम है तो डिससैटिस्फैक्शन। और बैंक हमेशा डिलाइट का लक्ष्य रखते हैं। हमेशा। लेकिन अच्छी सेवा एक बहुत अस्पष्ट शब्द है, इसे मापा कैसे जाए? इन रिपोर्टों में इसके कुछ ठोस आयाम बताए गए हैं,
जैसे एक है प्रत्यक्ष चीजें, मतलब टेंजिबल्स। यानी जो दिखता है। हाँ, बैंक की ब्रांच कैसे दिखती है, कर्मचारी कैसे कपड़े पहने हैं, यहाँ तक कि आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कितना साफ और समझने में आसान है। ये पहली छाप की तरह है। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखा था, वो इतना कंफ्यूजिंग था, उसे समझने में ही आधा घंटा लग गया। तो वो टेंजिबल्स का एक नेगेटिव उदाहरण है। बिल्कुल। अगर डिजाइन ही खराब हो तो भरोसा कैसे बनेगा? दूसरा और शायद सबसे जरूरी आयाम है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। यानी क्या बैंक अपना वादा निभाता है? ये भरोसे की नींव है। अगर कोई रिलेशनशिप मैनेजर कहता है कि आपका लोन 2 दिन में मंजूर हो जाएगा, तो क्या वो सच में 2 दिन बाद फोन करके अपडेट देता है, भले ही काम ना हुआ हो? या वो बस गायब हो जाता है? हाँ, वादा निभाना चाहे छोटा हो या बड़ा, वही विश्वसनीयता बनाता है। और जब चीजें गलत होती हैं, तब जवाबदेही मतलब रिस्पॉन्सिवनेस का असली टेस्ट होता है। सही बात है। समस्याओं को हल करने की इच्छा और गति। बिल्कुल। मान लीजिए आपके खाते से गलती से कोई शुल्क कट गया। अब आप बैंक को फोन करते हैं। तो क्या वे आपको एक नंबर से दूसरे नंबर पर घुमाते रहते हैं, या कोई तुरंत जिम्मेदारी लेकर कहता है, सर ये हमारी गलती है, हम इसे 24 घंटे में ठीक कर देंगे? वो दूसरा अनुभवी ग्राहक को रोके रखता है। हमेशा। इन रिपोर्टों में सहानुभूति मतलब एम्पैथी और पहुंच यानी एक्सेस जैसे मानवीय पहलुओं का भी जिक्र है। हाँ, और सहानुभूति बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बैंक का कर्मचारी ये समझने की कोशिश करता है कि एक छोटे व्यापारी के लिए 10,000 रुपए का गलत डेबिट कितनी बड़ी बात हो सकती है? या वो इसे बस एक और ट्रांजैक्शन की तरह देखता है? ठीक यही। सहानुभूति का मतलब है ग्राहक की नजर से दुनिया को देखना। ये सब हमें अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है, ग्राहक के साथ सीधी बातचीत। क्योंकि दिन के अंत में ये सभी प्रणालियां और उत्पाद लोगों के लिए ही हैं, और यहाँ कुछ बहुत ही व्यवहारिक सलाह दी गई है। हाँ, और ये सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं, किसी भी ग्राहक सेवा वाले पेशे के लिए सच है। पहली बात, ग्राहक से उस भाषा में बात करें जो वह समझता है, ना कि बैंकिंग की जटिल शब्दावली में। बिल्कुल। दूसरा, उसके समय का सम्मान करें। और तीसरा, जो मुझे बहुत पसंद आया, ग्राहक के समस्या को कभी भी मामूली न समझें। इसी से जुड़ा एक और बिंदु है, बहाने नहीं, समाधान प्रदान करें। हाँ, जब कोई ग्राहक शिकायत करता है तो हमारा पहला रिएक्शन अक्सर रक्षात्मक हो जाता है। नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या ये तो पॉलिसी के खिलाफ है। जबकि इन दस्तावेजों का सुझाव है कि मानसिकता को पूरी तरह से बदलना होगा। रक्षात्मक होने के बजाय मदद की पेशकश करें। तो पहला वाक्य क्या होना चाहिए? आपका पहला वाक्य होना चाहिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। चलिए देखते हैं कि हम मिलकर इसका क्या समाधान निकाल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये समस्या को ग्राहक के पाले से अपनी टीम के पाले में ले लेना है। हाँ, इसके लिए कुछ ठोस कदम भी सुझाए गए हैं। जैसे? ग्राहक को ध्यान से सुने, उनकी भावनाओं को स्वीकारें, जैसे हाँ ये वाकई निराशाजनक है, समस्या को उनके नजरिए से देखें और फिर कार्रवाई करें। और अगर सीधा समाधान संभव नहीं है तो विकल्प सुझाएं, लेकिन बातचीत की शुरुआत हमेशा सुनने और समझने से होती है। जब वह ग्राहक ये महसूस करता है कि उसे सच में सुना और समझा जा रहा है, तो अक्सर आधी समस्या तो वहीं हल हो जाती है। बिल्कुल, ये भरोसे और एक लंबे रिश्ते की नींव है। तो आज हमने देखा कि रिटेल बैंकिंग सिर्फ नंबरों और ब्याज दरों का खेल नहीं है, ये गहरे मानवीय मनोविज्ञान को समझने का विज्ञान है। हमने मैस्लो के पिरामिड से शुरू करके देखा कि कैसे हर बैंकिंग उत्पाद हमारी किसी न किसी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। और हमने ये भी देखा कि उत्पाद चाहे कितना भी अच्छा हो, असली फर्क सेवा की गुणवत्ता और मानवीय जुड़ाव से पैदा होता है। इसका सार ये है कि सफल बैंकिंग ग्राहकों की जरूरतों के पूरे स्पेक्ट्रम को समझने का काम है, जो जीवन के अलग अलग चरणों में लगातार बदलता रहता है। हाँ, उत्पाद तो केवल उपकरण है, असली सफलता ग्राहक के अनुभव, भरोसे और सहानुभूति में निहित है। आज हमारे पास बैंकिंग की दुनिया से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट है। एक बड़ी रिसर्च एजेंसी ने 20,000 से भी ज्यादा बचत खाता धारकों से बात की। 20,000? ये तो बहुत बड़ा सैंपल साइज है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, 4,000 होम लोन ग्राहक और लगभग 3,500 क्रेडिट कार्ड यूजर्स भी शामिल हैं। तो कोशिश ये समझने की है कि भाई बैंक के ग्राहक असल में खुश हैं या नहीं। और आज हम इसी रिपोर्ट की एक तरह से परतें खोलने वाले हैं।
हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा बैंक अच्छा है या बुरा, बल्कि ये समझना है कि ग्राहकों की असली उम्मीदें क्या हैं, कौन से बैंक कहाँ चूक रहे हैं और भरोसे और सुविधा की इस लड़ाई में जीत किसकी हो रही है। बिल्कुल। और सबसे पहली चौंकाने वाली बात तो रिपोर्ट के पहले पन्ने पर ही है। आमतौर पर जब भी हम बैंकों के बारे में बात करते हैं तो शिकायतों का जिक्र जरूर होता है। हाँ, लंबी लाइनें, छिपे हुए चार्जेस, ये सब। बिल्कुल, मुश्किल प्रोसेस। लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि कुल मिलाकर 80% से ज्यादा ग्राहक अपने बैंकों से संतुष्ट हैं। सच में 80%? हाँ, चाहे वो बचत खाता हो, होम लोन हो या क्रेडिट कार्ड। ईमानदारी से कहूं तो मैं थोड़ा हैरान हूं। 80% से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि जो हम सोशल मीडिया पर या दोस्तों के बीच सुनते हैं वो शायद पूरी कहानी नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट में संतुष्टि को सिर्फ एक पैमाने पर तो नहीं मापा गया ना। इसमें 3 अलग-अलग शब्द हैं: संतुष्टि, सिफारिश और वफादारी। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें फर्क क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली कहानी इसी फर्क में छिपी है। देखिए, संतुष्टि या ओवरऑल सैटिस्फैक्शन का मतलब है क्या मैं आज अपने बैंक के काम से खुश हूं। ये बस आज के अनुभव के बारे में है। सिफारिश या एडवोकेसी का मतलब है क्या मैं अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को इस बैंक में खाता खोलने के लिए कहूंगी। अच्छा, मतलब ये भरोसे का अगला लेवल है। बिल्कुल। और वफादारी या लॉयल्टी? लॉयल्टी सबसे मुश्किल और सबसे कीमती चीज है। इसका सवाल है, अगर कल कोई दूसरा बैंक मुझे थोड़ी बेहतर ब्याज दर या कोई अच्छा ऑफर दे तो क्या मैं अपना बैंक छोड़ दूंगा? और जो ग्राहक वफादार है वो नहीं छोड़ेगा। एग्जैक्टली। ज्यादातर बैंक सिर्फ पहली चीज यानी संतुष्टि पर ध्यान देते हैं, जबकि असली कमाई और बिजनेस की स्थिरता आखिरी 2 से आती है, सिफारिश और वफादारी से। और रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ही मामलों में इंडस्ट्री का स्कोर 80% से ऊपर है। वाह, ये तो वाकई काबिले तारीफ है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2/3 ग्राहकों को लगता है कि पिछले कुछ सालों में बैंकिंग का अनुभव बेहतर हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब है कि बैंक वाकई में सुधार कर रहे हैं। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं, क्या सभी बैंक एक जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं या यहाँ भी वो सरकारी और प्राइवेट बैंकों की पुरानी लड़ाई चल रही है? लड़ाई तो चल रही है और उसके नतीजे बहुत दिलचस्प हैं। रिपोर्ट साफ तौर पर दिखाती है कि बचत खातों और क्रेडिट कार्ड के मामले में प्राइवेट सेक्टर के बैंक बाजी मार रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी, उनके मोबाइल ऐप्स, उनकी तेज सर्विस, ये सब ग्राहकों को पसंद आ रही है। मतलब रोजमर्रा की बैंकिंग के लिए जहां आपको तेजी और सुविधा चाहिए, वहां प्राइवेट बैंक्स आगे हैं। ये तो समझ में आता है। हम सब ने महसूस किया है कि प्राइवेट बैंकों के ऐप्स इस्तेमाल करने में ज्यादा आसान होते हैं और उनकी सर्विस अक्सर तेज होती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है होम लोन। और यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी हमारे सरकारी बैंक स्पष्ट रूप से विजेता हैं। अच्छा। विदेशी बैंक भी होम लोन और क्रेडिट कार्ड में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन होम लोन का असली मुकाबला सरकारी बैंकों के नाम रहा है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ रोज के खर्च और बचत के लिए प्राइवेट बैंक, और दूसरी तरफ जिंदगी के सबसे बड़े फैसले यानी घर खरीदने के लिए लोग सरकारी बैंकों पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये एक दिलचस्प मनोविज्ञान को दिखाता है। जब बात 20 या 25 साल के बड़े लोन की आती है तो ग्राहक आज भी अपने माता पिता की पीढ़ी की तरह सोचता है। सरकार का बैंक है, डूबेगा नहीं। बिल्कुल, यहाँ भरोसे का तत्व सुविधा और टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ जाता है। लेकिन जब बात अगले महीने के क्रेडिट कार्ड बिल की या फटाफट पैसे ट्रांसफर करने की आती है तो उन्हें सबसे तेज ऐप और सबसे अच्छा रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए। तो ये भरोसा बनाम सुविधा की एक क्लासिक लड़ाई है। हाँ, जिसमें अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग विजेता हैं। भरोसा बनाम सुविधा, ये तो पूरी बहस को एक लाइन में समेट देता है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। एक सरकारी बैंक, वो भी दक्षिण भारत से, होम लोन में दूसरे नंबर पर है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो बनी बनाई धारणाओं को तोड़ने वाली बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि सरकारी बैंक प्रोसेस में धीमे होते हैं, लेकिन ये नतीजा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। आखिर वे ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? और यही इस रिपोर्ट का सबसे रोचक हिस्सा है। ये केस स्टडी दिखाती है कि सरकारी बैंक भी अगर चाहें तो प्राइवेट बैंकों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। बचत खातों की ही बात करें तो कई मामलों में इस बैंक का प्रदर्शन प्राइवेट बैंकों के औसत से भी बेहतर है। अच्छा। हाँ, जैसे कि ब्रांच का लेआउट कैसा है, कैश लेन देन में कितना समय लगता है, इन मामलों में इसने प्राइवेट बैंकों को पीछे छोड़ दिया। ये तो वाकई हैरान करने वाला है।
क्या हमारे पास कुछ ठोस आंकड़े भी हैं, जैसे खाता खोलने में कितना समय लगता है? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैंक में खाता खोलने का प्रोसेस 3 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। 3 दिन? हाँ, जो पूरी इंडस्ट्री के औसत के बराबर है, और लगभग 90% ग्राहकों को 14 दिनों के भीतर उनकी वेलकम किट मिल जाती है। तो ये दिखाता है कि सिर्फ ब्रांच का माहौल ही नहीं, बल्कि उनके बैकएंड प्रोसेस भी काफी व्यवस्थित और कुशल हैं। हाँ, ये उस पुरानी छवि को तोड़ता है कि सरकारी बैंकों में काम धीरे होता है। मुझे ये बात थोड़ी हैरान कर रही है। एक सरकारी बैंक जिसकी प्रक्रियाएं इतनी तेज हैं, ये सुनने में कम आता है। क्या ये सिर्फ प्रोसेस की बात है, या ग्राहकों के मन में उनकी छवि को लेकर भी कुछ खास है जो इस रिपोर्ट में सामने आया? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। प्रोसेस तो एक हिस्सा है, लेकिन असली ताकत उनकी छवि में है। ग्राहकों के बीच इस बैंक की पहचान समस्याओं का समाधान करने वाले और किए गए वादे को पूरा करने वाले बैंक की है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका मतलब है कि ग्राहक इस बैंक को सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देखते हैं। और किसी भी वित्तीय रिश्ते की नींव यही भरोसा होता है। बिल्कुल। और होम लोन में जहां वे इतने मजबूत हैं, वहां क्या खास कर रहे हैं? दूसरे स्थान पर आना कोई मजाक नहीं है। होम लोन में तो ये बैंक हर पैमाने पर अपने समूह के औसत से कहीं बेहतर प्रदर्शन करता है। यहाँ ग्राहकों की संतुष्टि की 2 मुख्य वजह हैं। पहली, उनके उत्पाद की विशेषताएं यानी प्रोडक्ट फीचर्स, मतलब उनके होम लोन शायद ज़्यादा लचीले हैं या उनकी शर्तें ग्राहकों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हैं। और दूसरी, बैंक की तरफ से मिलने वाला संचार यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या मतलब है? क्या वो बार बार फोन करते हैं? नहीं, इसका मतलब है कि लोन की पूरी प्रक्रिया के दौरान बैंक ग्राहकों को हर कदम की जानकारी देता रहता है। कोई भ्रम या अनिश्चितता की स्थिति नहीं बनती। अच्छा। घर खरीदना वैसे ही एक तनाव भरा काम होता है, और अगर बैंक आपको अंधेरे में रखे तो तनाव और बढ़ जाता है। ये बैंक प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन से उस तनाव को कम कर रहा है। और रिपोर्ट में एक लाइन लिखी है जो मुझे बहुत दमदार लगी। लोन की रकम 14 दिन के अंदर देने का उनका रिकॉर्ड उद्योग के औसत से कहीं ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये तो घर खरीदार के लिए सपने जैसा है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हम सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी की डील में समय कितना कीमती होता है। सही बात है। अगर लोन मिलने में देरी हो तो कई बार अच्छी डील हाथ से निकल जाती है। यहाँ ये बैंक्स सीधे उस सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या इस तेजी के चक्कर में पारदर्शिता या शर्तों की स्पष्टता से कोई समझौता तो नहीं हो रहा? अच्छा सवाल है। रिपोर्ट इस पर क्या कहती है? रिपोर्ट सीधे तौर पर तो इस पर कुछ नहीं कहती, लेकिन जिस तरह से बैंक की छवि वादे पूरे करने की बताई गई है, उससे लगता है कि पारदर्शिता भी उनकी रणनीति का हिस्सा होगी। सही है। तो ये केस स्टडी साफ दिखाती है कि सरकारी या प्राइवेट होना सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण ही असली कुंजी है। सही बात है। ये दिखाता है कि एफिशिएंसी और ग्राहक केंद्रित होना सिर्फ प्राइवेट बैंकों का ही विशेषाधिकार नहीं है। तो इस एक बैंक के लिए तो एक रोड मैप बन गया कि वो क्या अच्छा कर रहा है और कहां और सुधार कर सकता है। लेकिन अगर हम जूम आउट करें तो क्या ये सबक बाकी इंडस्ट्री पर भी लागू होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या हर बैंक को सिर्फ अपनी ब्रांच में लगने वाले टाइम को लेकर ही चिंता करनी चाहिए, या कोई बड़ी तस्वीर भी है? बड़ी तस्वीर निश्चित रूप से है। रिपोर्ट में उस विशेष बैंक के लिए बचत खातों में सुधार के लिए 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देने को कहा गया है। पहला, ब्रांच में लेन देन में लगने वाले समय को और कम करना। दूसरा, ब्रांच में दी जाने वाली सेवाओं की रेंज को बढ़ाना। और तीसरा, ग्राहकों के लिए अलग अलग चैनलों जैसे ऐप, वेबसाइट, फोन बैंकिंग, इनकी पहुंच और उपयोग को आसान बनाना। लेकिन क्या ब्रांच में लगने वाला टाइम अब भी उतना जरूरी है? मतलब जब ज्यादातर लोग, खासकर शहरों में, सब कुछ अपने फोन के ऐप से कर रहे हैं, मुझे लगता था कि ब्रांच का महत्व अब कम हो रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, ये आज भी बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, भले ही हम रोजमर्रा के लेन देन ऐप पर कर लें, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आती है, कोई फ्रॉड होता है, या हमें कोई जटिल उत्पाद जैसे कि म्यूचुअल फंड या बीमा समझना होता है, तब हम एक इंसान से बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, हम ब्रांड जाना चाहते हैं। ऐप सुविधा के लिए है, ब्रांड भरोसे के लिए। इसलिए ब्रांच का अनुभव आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो ये तो हुए उस एक बैंक के लिए सुझाव। पूरी इंडस्ट्री के लिए क्या सामान्य सुझाव है इस रिपोर्ट में? पूरी इंडस्ट्री के लिए रिपोर्ट
3 बुनियादी बातों पर जोर देती है। पहली, अपने उत्पादों को ज्यादा ग्राहक अनुकूल बनाना, मतलब ऐसे उत्पाद डिजाइन करना जो ग्राहकों के असल जरूरतों को समझें, ना कि ऐसे जो बैंक के टारगेट को पूरा करें। दूसरी, ग्राहकों के साथ सक्रिय और व्यवस्थित संचार करना, सिर्फ तब नहीं जब कोई समस्या हो, बल्कि नियमित रूप से। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने कर्मचारियों को ग्राहक अनुभव के महत्व पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना। क्योंकि दिन के अंत में ग्राहक का सामना आपके करोड़ों रुपए के टेक्नोलॉजी सिस्टम से नहीं होता। सही बात है। बल्कि काउंटर पर बैठे कर्मचारी से होता है। और अगर वो कर्मचारी ठीक से बात नहीं करता या उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, तो आपका सारा निवेश बेकार हो जाता है। बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या बेहतर सेवा सिर्फ तकनीक से संभव है, या इसमें मानवीय पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है? और ये सुझाव दिखाते हैं कि संतुलन ही कुंजी है। बिल्कुल सही। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा ऐप हो सकता है, लेकिन अगर ब्रांच का कर्मचारी रूखा व्यवहार करे तो पूरा अनुभव खराब हो जाता है। अंत में ये रिपोर्ट एक बहुत ही सीधी सी बात बताती है कि एक ग्राहक अपने बैंक से असल में चाहता क्या है। ये एक तरह की विश लिस्ट है जो मेरे ख्याल से हर बैंक मैनेजर को अपने दफ्तर में लगानी चाहिए। और इस विश लिस्ट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ग्राहकों की उम्मीदें बहुत सीधी और सरल हैं। सही उत्पाद और सही चैनल, मतलब मुझे ऐप भी चाहिए और जरूरत पड़ने पर ब्रांच भी। प्रक्रियाओं में लगने वाले समय का पालन हो। अगर कहा है कि 3 दिन लगेंगे तो 3 दिन ही लगनी चाहिए, 4 नहीं। बिल्कुल। जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करना, सेवा का अनुभव संतोषजनक हो और कम्युनिकेशन साफ हो, सर्विस चार्ज में पूरी पारदर्शिता हो, कोई छिपा हुआ शुल्क न हो। ये बहुत जरूरी है। शाखा में माहौल अच्छा हो जहां ग्राहक सहज महसूस करे। और आखिर में, अगर कोई शिकायत हो तो उसका समय पर और प्रभावी समाधान हो। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है, अगर बैंक इन अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तो ग्राहकों की वफादारी, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, वो अपने चरम पर होती है। ग्राहक आपका पक्का ग्राहक बन जाता है। और अगर इसमें कमी रह जाती है तो असंतोष बढ़ता है और ग्राहक दूसरे विकल्प तलाशने लगता है। समीकरण बहुत सीधा है। हाँ, ये बस बुनियादी वादों को लगातार निभाने के बारे में है। वफादारी कमाई जाती है, उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि अगर किसी को आज अपने लिए बैंक चुनना है तो उसे सिर्फ एक चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर होम लोन लेना है तो सिर्फ ब्याज दर नहीं, बल्कि सरकारी बैंकों की तरफ भी देखना चाहिए, जहां शायद प्रोसेस और कम्युनिकेशन बेहतर हो। सही है। और अगर क्रेडिट कार्ड या रोजमर्रा की बैंकिंग के लिए बैंक चाहिए तो प्राइवेट बैंकों के ऐप्स, ऑफर्स और सर्विस की रफ्तार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं।